सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के जो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही शानदार होगी। सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस लाइव सेशन में अंत तक बने रहेंगे तो सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ लेके हाजिर हैं। हम आपको नवोदय विद्यालय के ईवीएस के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए किस प्रकार लाभकारी हैं और उन्हें आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता की सूची में से कौन शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की सूची में से कौन मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आप कहेंगे कि लार ग्रंथि, फेफड़े, यकृत या पेट। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही है वो गा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं: लार ग्रंथि, फेफड़े, यकृत, पेट। तो इसके लिए यकृत मानव का सबसे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए चलते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को भारत की राजकीय भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को भारत की राजकीय भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया? तो झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन है। तो इसके लिए आपका घा यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो प्रश्न के उत्तर हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री वेंकैया नायडू, श्री जगदीप धनखड़ या श्री रामनाथ कोविंद। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो सही है वो है श्री जगदीप धनखड़, जो हमारे उप राष्ट्रपति हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति थे तो ये हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों और उनकी बीमारियों के इलाज में विशेषज्ञ होते हैं। सामान्य चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट। तो जो बच्चों का विशेषज्ञ होगा उसे बाल विशेषज्ञ के रूप में जानेंगे। बहुत साधारण है कि बाल रोग विशेषज्ञ, जिसके लिए खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, आशा करते हैं आज का तीसरा प्रश्न बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी का जो अगला प्रश्न है उसे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है तारों का एक समूह क्या कहलाता है? तारों के एक समूह को हम क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन है सौरमंडल, खा ऑप्शन है तारामंडल, गा ऑप्शन है ग्रह और घा ऑप्शन है धूमकेतु। तो जो तारों के मंडल को है तो इसे हम तारामंडल कहेंगे। तो इसके लिए खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए साथियों चलते हैं इसी प्रकार के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? जब शुद्ध बर्फ पानी में बदलती है
तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसके लिए आप जानते हैं जब शुद्ध बर्फ पानी में बदलती है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्षों तक पद पर रह सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा दो सभाएं होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्षों तक पद पर रह सकते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसके लिए 10 वर्ष बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 2 बार आप राज्यसभा के पद पर रह सकते हैं, अधिकतम सीमा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। क्या लिखा है कि पोगो चांद, क्या पोगो चांद किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि ये खेल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ेंगे पहले हम। तो का ऑप्शन क्या कह रहा है कि बैडमिंटन, खा ऑप्शन क्रिकेट, गा ऑप्शन फुटबॉल और घा ऑप्शन हॉकी। तो इसके लिए फुटबॉल बिल्कुल ऑप्शन सही है। कौन सा? फुटबॉल ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बनाती है? क्या नहीं बनाती है? मोबाइल नहीं बनाती है। तो कौन कौन सी मोबाइल बनाती है? एप्पल का मोबाइल आता है, ठीक है, HP कंपनी का मोबाइल आता है, सोनी कंपनी का मोबाइल आता है, लेकिन BSNL मोबाइल नहीं बनाती है। BSNL बनाती है नेटवर्क। BSNL भारत संचार दूर निगम लिमिटेड, जो अपनी भारत की कंपनी है, गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है। तो इसके तो ये नेटवर्क देती है। क्या देती है? नेटवर्क, यानी कि सिम देती है और फिर नेटवर्क देती है। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 60वें प्रश्न पे देखेंगे। 60वां प्रश्न क्या कहता है कि जल, भूमि और वायु में यात्रा करने वाले वाहन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल, भूमि और वायु में यात्रा करने वाले वाहन को क्या कहते हैं? होवरक्राफ्ट, रोवरक्राफ्ट, मावरक्राफ्ट या कार? तो आप कहेंगे इसे होवरक्राफ्ट। क्या कहेंगे? का ऑप्शन होवरक्राफ्ट, जो जल, भूमि, वायु में यात्रा करने वाले वाहन को कहते हैं होवरक्राफ्ट। चलिए साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आशा करते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि भारत के किस संगठन द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालित किया जाता है? भारत के किस संगठन द्वारा अंतरिक्ष, भारत के किस संगठन द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम का संचालन किया जाता है? तो ISBT या NTRO या NABRDO, BARD या इसरो? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के जो संचालन होता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होते हैं वो इसरो द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? आप कहेंगे इसरो के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करिए कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वात्म सुरक्षा, सम नो वरुणः, यह साहस और ज्ञान, नव स्पर्श दीप्तम। क्या है? सम वो नो वर्णः,
सम नो वरुणः, ये हमारा एक आदर्श वाक्य है भारतीय नौसेना का। तो आपने देखा होगा ये वर्ड है, ये जो वाक्य है वो लिखा होता है इसकी वर्दी पर, इस नौसेना की वर्दी पर। सम नो वरुणः, वरुण माने होता है पानी, और शम नो वरुणः वो अरुण वरुण यम यानी कि हवा। ठीक है, नौसेना की बात हो रही है ना, नाव वाली सेना का, तो पानी की बात होगी। ठीक है, जल की बात होगी इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले भाग की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण जो भाग दिए हैं उनके भी हमें प्रश्नों को बताना है और समझना है किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, क्या निकलेगा देखो। चलिए, इस सारे क्या कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल या सुभाष चंद्र बोस। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? जनगण मन अधिनायक जय है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है सारे जहां से अच्छा। किसने? बंकिम चटर्जी चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने कि सबसे गहरा महासागर भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसके लिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। चलिए अगले भाग में चलते हैं। सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। चलिए अच्छा अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सांसद तथा लोकसभा अध्यक्षता और अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? सांसद तथा लोकसभा अध्यक्षता और अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, सांसद या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसके लिए सांसद या मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसके लिए मंत्रिपरिषद बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या? मंत्रिपरिषद बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित लेख किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद है कि 1024 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1024 किलोवाट 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के, 1 मेगाबाइट के यानी कि 1 MB के बराबर, या 1 गीगाबाइट के यानी कि 1 GB के बराबर, या 1 बाइट के या 1 बिट के बराबर। बिट, बाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। तो इसके लिए 1024 किलोबाइट बराबर 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। क्या? गीगाबाइट के बराबर होता है। चलिए देखो, सबसे पहले बाइट होता है, बिट होता है, और फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, हेक्टाबाइट, डेकोबाइट। बाइट ये मेमोरी की वो है। क्या है? ये मेमोरी का मात्रक है। बिट, बाइट, ठीक है, ये मेमोरी का मात्रक। इससे मेमोरी जो हमारे
फ़ोन में मेमोरी होती है GB, TV इससे होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है? हिमालय नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिमालय नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का है, महानदी का है, कृष्ण नदी का है या सतलुज का है? तो आप कहेंगे सतलुज का हिमालय से उद्गम होता है। ठीक है, सतलुज का हिमालय से उद्गम होता है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, मलेरिया, मोतियाबिंद या स्कॉर्बी? तो इससे आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी आपको हो जाएगी जब भी आप में विटामिन आयोडीन की कमी होगी। ठीक है, घेंगा रोग जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, इसे हम गोइटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं भारत का जो लौह पुरुष है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के लौह पुरुष हैं। उन्हें क्यों लौह पुरुष कहा जाता है? उन्होंने लगभग सारी छोटे छोटे राज्यों में बटे भारत को एक पूरे में परिवर्तित किया, एक पूरा भारत बनाने में महान योगदान दिया, तो उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खेल नहीं है? कबड्डी, खो खो, हॉकी या रग्बी? कबड्डी भारतीय खेल है, खो खो भी, हॉकी भी, ये तीनों खेल भारतीय खेल हैं, जबकि रग्बी ये हमारा भारतीय खेल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन किया? निम्नलिखित में से किसने अतीत में बनी और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन किया? तो आप कहेंगे जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पुरातत्वविद में बीती हुई चीज़ों का उपयोग या वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भूवैज्ञानिक वाले जो होते हैं वो भू माने पृथ्वी के बारे में खोज करते हैं। डॉक्टर लोग करते हैं खोज किसकी? मरीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे 2:3 भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। कितना अनुपात है? तो आप कहेंगे 2:3 के अनुपात में हमारे जो झंडा है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। इसके बाद बाघा सीमा कहाँ स्थित है? बाघा बॉर्डर यानी कि बाघा सीमा यानी कि बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो बाघा बॉर्डर हमारा अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ? बाघा बॉर्डर अमृतसर पंजाब में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 75 प्रश्न तक पूरे हुए। चलिए इसके सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आइए इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी उसे हमने समझने का प्रयास किया और बताया। कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं उनको भी अभी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ से इसे थोड़ा डाउनलोड करते हैं।
यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसका कुछ भाग हमने अभी डाउनलोड नहीं करवाया था। चलिए थोड़ा आएगा, 1 मिनट, कोई बात नहीं, नेट चलिए। यस, खोलते हैं पहले नेट। रुक जा, इसे किस प्रकार से, आइए रुकिए थोड़ा, सभी लोग इंतज़ार करेंगे। इसकी इमेज को सेव हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे थोड़ा, ऐसे बंद करेंगे और यहाँ से इसे हम, अब देखिएगा आपका ये स्क्रीन फोटो वाले पे ऑप्शन पे जाके जहाँ से हम चला रहे थे वहीं से इसे चला पाएंगे। चलिए यहाँ से इसे उठाएंगे और अभी एक बड़ा है ये वाला बड़ा। चलिए यहाँ से होगा, इसमें लिखा है दूध का खट्टा होना किस प्रकार का परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, विलोम परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके सही है। मिट्टी के क्षरण के कारण हवा या पवन, यानी कि हवा या पवन की क्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी के क्षरण के कारण हवा